हेलो, वेलकम बैक अन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के उस सैम्पल पेपर पे जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है। देखिए, ये सैम्पल पेपर डिस्कस करना इसलिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम का जो नेचर है उसे चेंज किया है। तो आपको उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना ही पड़ेगा जिससे आपको क्वेश्चंस के नेचर समझ में आ जाए और कौन से टॉपिक मोस्ट रिलेवेंट हैं वो भी, उसका भी कॉन्सेप्ट आपको लग जाएगा अगर आप सैम्पल पेपर को ढंग से सॉल्व करते हैं। और इससे एक अपनी स्टडी का, अपने प्रिपरेशन का एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपने वाकई कितना पढ़ा है। तो हम इसलिए इस सैम्पल पेपर को आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम वो क्या पैटर्न कैसे चेंज हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें। एक पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक इसे शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अपने इस सीबीएसई के सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर पे जो सेशन 2020-21 का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने की बात कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल इजी। आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड इजी भी है, लेकिन पैटर्न चेंज हो जाने की वजह से आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा क्योंकि इस पैटर्न पे आपने कभी एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा। लेकिन क्वेश्चन का अगर स्टैंडर्ड की बात करें हम, तो वो इजी ही रखा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से एक लॉन्ग टाइम पीरियड से ये तो पूरा सेशन ही अप्रॉक्सीमेटली आपका क्लोज चला है। अब जाकर स्कूल ओपन हुए हैं और वो भी प्रॉपर उस वे में नहीं ओपन हो पा रहे हैं जिस वे में पहले पढ़ाइयाँ होती थी। तो इसलिए प्रॉब्लम तो है, टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है और बहुत तरह के डाउट्स भी हैं स्टूडेंट के मन में जो इस बार स्टडी अच्छे से नहीं कर पाए। तो ये बोर्ड भी समझता है इस बात को, इसलिए बोर्ड आपके ऑलरेडी 30% सिलेबस डिडक्ट कर चुका है। इसके अलावा वो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड भी इस बार रखेगा सीबीएसई बोर्ड, वो आपका लो ही होगा, बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं होगा। लेकिन हाँ, डिफ़िकल्ट इट मीन्स परेशानियां वहाँ पे हैं क्योंकि सीबीएसई ने जो पैटर्न चेंज किया है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करके देखते हैं कि आखिर किस वे में सीबीएसई ने अपने कदम को बढ़ाया है। तो चूंकि आपको बोर्ड पे मिल जाएगा, आपको साइड में मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए। मैं डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन पेपर को पढ़कर। सबसे पहले इसमें दिया गया है आपका, आप देखेंगे ऊपर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। देखिए, आपका ये क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम 80 मार्क्स का है। आपको पता है 20 मार्क्स का आपका वाइवा हो जाएगा। 3 आवर्स आपको टोटल टाइम मिलेंगे और इसी में आपको ये पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा। ये पूरे क्वेश्चन पेपर में 32 मैक्सिमम क्वेश्चन है आपके लिए और इन 32 क्वेश्चन को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इट मीन्स A, B, C, D, E 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो सेक्शन A होगा आपका, वो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क के होंगे और ये करीब 1 to 16 क्वेश्चन होंगे, 1 से 16 तक। और दूसरा जो क्वेश्चन का नेचर बता रहा है 17 to 22 क्वेश्चन होंगे, ये सेक्शन B में होंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर सी सेक्शन की हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक होंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। और नेक्स्ट अगर सेक्शन डी की हम बात करें तो ये होगा आपका क्वेश्चन 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक होगा। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। और इसके बाद लास्ट सेक्शन की बात करें सेक्शन ई की, तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर सिर्फ 32, इसमें आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे, मैथ के 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको हिस्ट्री से 2 और करीब ज्योग्राफी से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इट मीन्स 32 क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का होगा। ये मैपिंग वर्क होगा इसमें, जिसमें 2 नंबर तो हिस्ट्री से पूछ लेंगे और 3 मार्क्स जो इसमें क्वेश्चन अराइज होंगे वो ज्योग्राफी से आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का मॉडल है, आपका पहले जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। और
जो भी आपको इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो ऑप्शनल होंगे, इसमें आपकी चॉइस के आधार पे बेस्ड होंगे कि आप ये नहीं तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से आप कोई एक ही अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। ये सारे डायरेक्शन जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी पेपर में दिए हुए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन को बगैर पढ़े पैटर्न को नहीं समझा जा सकता, न उसके नेचर को समझा जा सकता है। तो अगर हम एक एक क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले सेक्शन ए में आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो उन चारों ऑप्शंस में आपको यह बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देख लीजिए 30 सेकेंड आपके पास टाइम है, आप बताइए, आप इमेज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से। देखिए क्या है, द एक्ट ऑफ यूनियन जो पास हुआ था 1707 में, इसके तहत जो फॉर्मेशन हुआ था वो यूके का हुआ था। ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा आपका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। किस ट्रीटी के तहत ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की कैटेगरी में रखा गया। तो ये इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको वो बताना है, वो ट्रीटी का नाम बताना है। आप देखिए ऑप्शन को देखिए और समझिए क्या है, क्या हो सकता है इन चारों में करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखिए इमेज कीजिए ए बी सी या डी। देखिए क्या है, जो ट्रीटी हुई थी इसकी रिकॉग्नाइज की गई थी ग्रीस में एज एन इंडिपेंडेंट नेशन के लिए, वो कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है। यह आपका ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, या आप हिस्ट्री के टॉपिक में पढ़े होंगे। अब बहुत ज़्यादा मैं डिफाइन नहीं कर सकता यहाँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग 32 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर जो वीडियोस होगा बहुत लॉन्ग हो जाएगा। फिर भी हम जो भी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो वो उसको प्योरली डिफाइन कर देंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग अप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। देखिए क्या है, ये बहुत आपका जो टॉपिक है हिस्ट्री का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉलिंग ऑफ बंद कर दिया था। तो वो 4 ऑप्शन दिए गए, आप देख लीजिए इसमें से। तो आप सीधी सी बात जानते हैं कि किस वजह से चौरी मतलब किस वजह से आपके गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्लोज कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो वो या जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसके अटेम्प्ट में अगेंस्ट में, तो ये गांधी जी का जो मूवमेंट था ये नॉन वायलेंस के बेस्ड पे था। लेकिन इस मूवमेंट में चौरी का जो कांड हुआ उसके बाद ये इसमें वायलेंस एक्टिविटी आ गई, इसलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्लोज कर दिया था। इसका सही ऑप्शन है, आप जानते हैं, पढ़ें हिस्ट्री में, डी ऑप्शन सही है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं है, लेकिन अभी ये एक एक नंबर के हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक दिया है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इट मीन्स बीपीओ इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया। किस में पाया जाता है, किस इंडस्ट्री का ये पार्ट है, आपको बताना है, ये अपने से आपको फिल करना है। अरे सिंपल सी बात है, बीपीओ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आता है ये, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऑप्शन भी दिया है, अगर ये नहीं कर सकते आप तो नीचे एक ऑप्शन दिया है, ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ हेल्प्ड ब्रैकेट स्पेस इंडस्ट्री टू एक्सपेंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। किस इंडस्ट्री को डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में एक्सपेंड करने की ज़रूरत थी ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान, जिसने ग्रीन रिवोल्यूशन में हेल्प किया। तो सिंपल सी बात है कि ग्रीन रिवोल्यूशन में हम नए सीड्स का यूज़ कर रहे थे, उसके लिए मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को पूरे अराउंड द इंडिया के सभी पार्ट में एक्सपेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट था और किया भी गया था। तो यहाँ पे होगा आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चूज द करेक्ट मैच पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टीवेशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें आपको मैच करना है
वहाँ उस एरिया को जो प्रिमिटिव कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है, फेमस है। तो प्रिमिटिव कल्टीवेशन आपको पता है कि जो पाया गया था, इसके जो एविडेंस है वो सबसे पहले मध्य प्रदेश के धैया प्लेस पे पाए गए थे। धैया मध्य प्रदेश, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, फिल इन द ब्लैंक, बार्ली रबी क्रॉप्स, देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक यहाँ दिया है, बार्ली ये रबी क्रॉप्स है, कॉटन खरीफ की क्रॉप्स है, स्पेस जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से जायद की क्रॉप्स क्या होगी वो फिल करना है। आपको पता है रबी क्रॉप्स अक्टूबर नवंबर में शो की जाती है और फरवरी में इसको कटैया हो जाती है, फरवरी मार्च में, जिसमें होली मनाते हैं। ये आपका रबी क्रॉप्स हो गया। खरीफ आपको बरसात की सीजन में ग्रो की जाती है। और आपका जो जायद क्रॉप्स है वो जो समर वेकेशन होता है उस टाइम पीरियड में, इट मीन्स जब पानी की बहुत कमी होती है उस समय ऐसे जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जैसे ककड़ी, खीरा, ये तमाम तरह की। इसमें भी आप वो ऑप्शन देख सकते हैं, कोई ना कोई होगा। तो कुकुम्बर ये आपका सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन दिया है। ठीक है। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। 3 फीचर्स दिए गए हैं, इससे किस तरह की सॉइल का एग्जाम्पल आपको समझ में आता है। तो पहला दिया है रेड टू ब्राउन इन कलर, दूसरा सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, तीसरा लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ये मतलब फीचर्स हैं। इन फीचर्स के आधार पे वो सब्जेक्ट को आपको बताना है जिसके ये फीचर्स हैं। तो ये सारे आपके फीचर्स थे जिसके आधार पे आपको आंसर देना है। तो आपने पहला फीचर्स देखा है रेड टू ब्राउन इन कलर। तो ब्राउन इन कलर सॉइल कहाँ की होती है ये समझना होगा। सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, जिसका सलाइन नेचर हो, सैंडी हो टेक्सचर, लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, जिसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो इस तरह की जो सॉइल है वो आपको पता है कि राजस्थान इलाके में पाई जाती है, जिसे हम एरिड सॉइल कहते हैं। ये आपका बेस्ट एग्जांपल है। इसमें से ये बेस्ट जो फीचर्स पढ़ के जो समझ में आ रहा है वो एरिड सॉइल का आ रहा है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम डिस्कस करें तो अ टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिशन इन रॉगेज इज। ये सारे किस में पाए जाते हैं, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ये सारी जो फीचर्स हैं ये किस में पाए जाते हैं, आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिशन, ये सब आपको पाया जाता है रॉगीज में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी जो होगा वो बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करें, पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल इज कंसंट्रेटेड इन स्पेस रीजन ऑफ श्रीलंका। इट मीन्स जो तमिल थे, कौन से तमिल, आपको जो श्रीलंकन तमिल है वो कहाँ पे सिचुएटेड थे, किस इलाके में बसे हुए थे। बहुत मैंने अपने वीडियोस में ऑलरेडी इस टॉपिक पे डिस्कस किया है, आपने देखा होगा इस टॉपिक को। तो अगर इस यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है जो श्रीलंकन तमिल थे वो नॉर्थ और ईस्ट के पार्ट में पाए जाते थे। ये तो आपका कॉन्सेप्ट है, फिगर में भी आपने देखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम डिस्कस करें, यहाँ 1 नंबर का है डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म को डिफाइन करने को कहा गया है। तो यहाँ 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो मैक्सिमम 10 to 20 वर्ड्स में बहुत है, 1-2 लाइन बहुत है, इसका आपको आंसर देना है जिसमें मेजोरिटेरियनिज्म को डिफाइन करना है। तो देखिए क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म एक तरह का वे है, एक तरह की सोच है जिसके आधार पे क्या लगता है कि वो रूल कर सकते हैं और वो अपनी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं विदाउट इग्नोरेंस ऑफ द माइनॉरिटीज एस्पेक्ट। माइनॉरिटीज के एस्पेक्ट को इग्नोर करके वो अपनी चीज़ों को वो अपने आधार पे रूल कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को फॉलो, जैसा एज ए एग्जांपल आपने श्रीलंका में देखा था। बस इसका 1-2 लाइन आपको इसमें लिख देना है। इसके आधार पे अगर और इसमें और करके दिया हुआ है डिफाइन एथनिसिटी, ये आपको नया वर्ड लगेगा बट ये नया नहीं है, ये भी उसी में है। तो एथनिसिटी का मतलब भी होता है उस ग्रुप से रिलेटेड होता है, उस कल्चर और रिलीजन के आधार पर उस ग्रुप से जो एक सेम तरह के इंटरेस्ट रखते हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, उनको हम
एथनिसिटी कहते हैं। ठीक है, ये आपका ये भी 1 नंबर का है, या तो आप मेजोरिटीनिज्म वाला करें या एथनिसिटी वाला। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट्स ऑन रेजिडियरी सब्जेक्ट। हमने ऑलरेडी इस टॉपिक पे जो है अपना वीडियो बनाया था, जो आपका फेडरलिज्म का टॉपिक है सिविक्स का 2nd चैप्टर, उसमें ये टॉपिक अच्छे से मैंने डिफाइन किया था। देखिए ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, रेजिडियरी सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट जो आपको तीनों लिस्ट में नहीं है। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम ये सारे सब्जेक्ट नहीं थे। जो सब्जेक्ट नहीं है वो अगर फ्यूचर में इंक्रीज होते हैं आते हैं तो वो कहाँ, मतलब उस पर रूल बनाने का अथॉरिटी किसकी होगी। तो ये जो भी ऐसे सब्जेक्ट होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे सॉफ्टवेयर वगैरह है, तो ये सब्जेक्ट होते वो सेंट्रल के ही पार्ट होते। मतलब इस टॉपिक पे भी जो रूल बनाने का काम करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, इट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट। और इसके नीचे भी और करके दिया है, विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन यूनियन लिस्ट। मतलब कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो यूनियन लिस्ट पे रूल्स बनाती है, ठीक है, लॉज बनाती है। तो आपको पता है यूनियन लिस्ट पे सिर्फ सिंगल अथॉरिटी, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को ही, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इसकी अथॉरिटी है और किसी को नहीं। और स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी है। चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपसे कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं टॉपिक से। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे हम डिस्कस करें, रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ आपको 4 कंट्रीज की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, आपको चार्ट दिया गया है। इसमें से जो है आपको एनालाइज करना है कि मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन 4 कंट्री इन 2018 का दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री का जो डाटा है वो मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, मतलब किसका बराबर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इनकम। तो सिंपल सा अगर आप ये जो चार्ट देख रहे हैं, चार्ट को आप देखेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कंट्री ए के लोग हैं उसमें इनकम का बहुत कम वेरिएशन हुआ है, बहुत कम वेरिएशन पाया गया है। लेकिन कंट्री बी के लोगों की जो इनकम देखेंगे आप, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। 600, फिर तुरंत 5000 पे चला जा रहा है, फिर 600, 600, 600। तो इट मीन्स 1-2% लोग बहुत अमीर है, बाकी सब गरीब है। ऐसी कंट्री का ये एग्जांपल है। सी वाला देखेंगे इसमें और डी वाला ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो इसलिए जो सबसे कम वेरिएशन देखने को मिलता है वो कंट्री ए में। कंट्री ए आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे दिया गया, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया, उसको आपको स्टडी करना है। जैसे मोहन इज एन एग्रीकल्चरल लेबरर, मोहन एक एग्रीकल्चर लेबरर है। देर आर सेवरल मंथ इन अ ईयर व्हेन ही हैज नो वर्क एंड नीड क्रेडिट टू मीट his daily expenses. He depends upon his employer, the landlords, for credit, who charges an interest rate of 5% per month. Mohan repay the money by working physically for landowner on his farmland. तो आप कहेंगे इसमें कि आप देख रही है जो स्टोरी एक ऐसे पर्सन्स की है जो गरीब है, गांव का है, जिसको साल में बहुत कुछ ही महीने काम मिल पाते हैं, ज़्यादा महीने तो वो क्या रहता है, खाली रहता है, अनएम्प्लॉयड रहता है। तो उसे अपने खर्चे के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट लेना पड़ता है, जो अपने लैंडलॉर्ड से लेना पड़ता है। तो वो क्या है, 5% इंटरेस्ट रेट से उसे लोन देता है। तो इसके लिए ये थीम आपको समझ में आ जाएगी। उस पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको डिस्कस करना है। इंक्रीज का मैं इसमें क्या है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एंड नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अमाउंट। देखिए क्या है, ये क्या कह रहा है कि इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट होगा तो नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अमाउंट, जो उसकी मंथली अमाउंट है वो उसके आधार पे उसको पेमेंट नहीं कर सकता है। तो ये इंक्रीज वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और नेक्स्ट इसी में आर करके जो क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर लाइक मोहन डिपेंड अपॉन लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस सेक्टर इज करेक्ट।
सपोज दैट ऐसे ही मोहन के जैसे और भी जो लेबरर हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, तो जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसके आधार पर कौन सा स्टेटमेंट नीचे ऑप्शंस करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि देयर आर गवर्नमेंट बॉडी टू सुपरवाइजर इनफॉर्मल सेक्टर, ये नहीं है। मनी लेंडर्स, ये भी नहीं है आपका। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो थर्ड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन टू द बोरोवर इज क्वाइट हाई। आप जानते हैं कि जो भी कॉस्ट होता है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने का वो बहुत ही, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, तो वो ज़्यादा ये बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब कोलेट्रल। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें कोलेट्रल को कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है इस पे आपको डिस्कस करना है। तो कोलेट्रल का मतलब होता है वो मनी, वो एसेट जो बैंक के पास आपके लिए सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी मनी रखते हैं लोन लेने के लिए, तो उसे आप कोलेट्रल कहते हैं। तो इसमें देख लिए कौन सा ऑप्शन आपका है इसके अकॉर्डिंग। फोर्थ ऑप्शन आपको है डी ऑप्शन, एसेट एज अ गारंटी फॉर लोन। लोन की गारंटी के लिए जो एसेट होती है उसी को कोलेट्रल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, रीड द गिवन स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन का करेक्ट ऑप्शन इसमें से बताना है, चूज करना है, तो आप देख रहे हैं इसमें चूंकि आपने ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा इसको, कि ग्लोबलाइजेशन जो होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, जो एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे अपने प्रोडक्शन करती है, उससे ही ग्लोबलाइजेशन का थॉट निकल कर आता है, उसके आधार पे। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन डी है, जिसमें दिया गया लीड्स टू स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड डिजीज फ्रॉम अ रीजन टू अनदर। मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन तक जो स्प्रेड होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी हो सकता है, कल्चर हो सकता है, डिजीज हो सकता है, इसे ही आप ग्लोबलाइजेशन की थीम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स marked as assertion A and reason R. Read the statement and choose the correct option. मतलब एक assertion होगा, दूसरा रीजन दिया होगा उसका, कि जो स्टेटमेंट दे रहा है और फिर उसका रीजन देगा। तो आपको ये समझना है इसमें 4 ऑप्शन आते हैं। ये कंपटीशन के क्वेश्चन, ये देख रहे क्वेश्चन के नेचर चेंज हुए जो इस बार ये जो कंपटीशन में जैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते थे वैसे क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा सीरियस रहिए अपनी एग्जाम के प्रति। तो चलिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है वो ये कह रहा है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। ये आपके इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट का है, मतलब डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स होते ही हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी है उसमें। तो और इसका रीजन दे रहा है क्योंकि पीपल वांट फ्रीडम, इक्वलिटी, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल होते हैं। गोल इट मीन्स अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का सेंस अलग अलग होता है, और उनके लिए जो यहाँ रीजन दिया गया है क्योंकि पीपल कोई फ्रीडम चाहता है, कोई इक्वलिटी, कोई सिक्योरिटी और कोई रेस्पेक्ट। तो इस तरह इस आधार पे आप कह सकते हैं कि जो रीजन है वो असर्शन को डिफाइन कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका वो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर बी ऑप्शन तब होगा जब रीजन मतलब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो और रीजन असर्शन का सपोर्ट न करता हो, उस कंडीशन में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर रीजन और असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन असर्शन का सपोर्ट करता है, सही एक्सप्लेनेशन करता है, तो आपका ए ऑप्शन होगा। और सी और डी तो बहुत इजी है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, उस कंडीशन में सी हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, उस कंडीशन में डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अब सेक्शन बी, अब तक हमने 16 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया है, अब हम सेक्शन बी पे डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो पुटअप कर रहा है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के, ऑल क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे सेक्शन बी में आपके। इसमें कह रहा है व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक्सप्लेन। मतलब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों चलाए थे, उसको एक्सप्लेन करना है आपको।
तो आपने हिस्ट्री के जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया जो टॉपिक है उसमें आपको इस टॉपिक को, उस चैप्टर में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा था कि गांधी जी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने मूवमेंट चलाया था और उसी समय ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हो गया था, उसको भी लेकर उनके अंदर वो थी, नफरत थी। और जब मुस्लिमों ने खिलाफत आंदोलन चलाया तो उसका भी उन्होंने नेतृत्व किया और इससे एक अच्छा सा सपोर्ट मिल गया और इन सब का मिला जुला रिजल्ट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या अब ब्रिटिश से कोई कॉपरेट नहीं करना है, इस आधार पे ये मूवमेंट चलाया गया था, गांधी जी ने चलाया था। और ये मूवमेंट जो था ये नॉन वायलेंस एक्टिविटी पे था, चूंकि अभी मैंने बताया अपने लास्ट स्टेटमेंट में कि ये मूवमेंट आप देखेंगे कि चौरा चौरी जब कांड होता है जिसमें वायलेंस एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है, उसके बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्लोज कर दिया, कॉल अप कर दिया। चलिए ये आप लिख सकते हैं ऐसे। देखिए क्या है, कुछ लोग क्वेश्चन को इस तरह के एक्सप्लेनेशन को, क्वेश्चन को एक तो ऐसे वे में लिख लेते हैं और मैं कहूँगा जस्ट आपको बेस्ट वे होगा आपको आंसर देने का कि आप उसको पॉइंट्स बनाकर लिखें। बहुत ज़्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है सीबीएसई में, ये यूपी बोर्ड नहीं है आपका कि कुछ भी लिखते रह रहे हैं, ठीक है। सीबीएसई में आपको स्टेटमेंट टू द पॉइंट आपको लिखना ज़्यादा बेस्ट होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे इसमें, नो डाउट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की, एक्सप्लेन द मेजर and practice introduced by the French Revolution to create a sense of collective identity among the French people। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आई थी, एक तरह की आइडेंटिटी जो लोगों में निकल कर आई, उसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है, वो आप उससे इंट्रोड्यूस कराइए इनको, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन देना है। तो आप उस टॉपिक को आपने पढ़ा है, वहाँ पे आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले टॉपिक में देखा था कि वहाँ पे एक अलग तरह की एक कलेक्टिव आइडेंटिटी निकालने के लिए हमने देखा लोग अपने आप को लॉ पेट्रिया से जोड़ रहे थे। इट मीन्स फादरलैंड, सब उसको फ्रेंच को अपना फादरलैंड मानते थे, तो इस आधार पे उनकी कलेक्टिविटी थी। दूसरा आप देख रहे थे ले सिटीजन कहते थे, मतलब वो उस देश के अपने आप को नागरिक समझते थे। और एक नया फ्रेंच जो फ्रेंच ट्री कलर एक नेशन फ्लैग भी आ गया जो उनका अपना था, जो रॉयल स्टेट्स को वहाँ से रिमूव करता था। इस आधार पे भी उन लोगों कलेक्ट हुए और बहुत सारे ऐसे एंथेम लिखे गए, ऐसे नेशनल सॉन्ग लिखे गए जो लोगों को उनके लोकलिटी के आधार पे कनेक्ट करने का काम करता था। तो ये सारे पॉइंट्स बनाकर आप इस टॉपिक में अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 19 पे, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 वे टू प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब आप अपने लैंड को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए आपको स्टेटमेंट देना है, इसमें क्या सजेस्ट करना है और एक्सप्लेन करना है कोई 3 वेज, 3 एग्जाम्पल, 3 स्टेटमेंट इसमें देने आपको। पॉइंट बना के दे लीजिए या तो आप जैसे भी समझते हैं, तो अच्छा होगा कि आप पॉइंट बना कर दे ले। तो 3 पॉइंट देना है जिससे लैंड डिग्रेडेशन को सभी स्टेट ऑफ इंडिया से रिमूव करना हो, बचाना हो, तो कैसे बचाएंगे। तो इसमें से सबसे पहला जो आपका पॉइंट होगा, आपने पढ़ा है इस टॉपिक को ज्योग्राफी में कि एफॉरेस्टेशन जो होता है वो करके आप लैंड डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर फॉरेस्टेशन करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, तो लैंड की जो डिग्रेडेशन होता है, जो लैंड का बहाव होता है, कटाव होता है, वो उसको मैक्सिमम हद तक रोकती है। दूसरा अगर आप इसमें देखेंगे कि जो ग्रेजिंग कराई जाती है, लैंड की ग्रेजिंग होती है, उस पे भी आप मैनेजमेंट करके उसको लैंड डिग्रेडेशन से रोक सकते हैं। तीसरा आप माइनिंग करके, जो माइनिंग करते हैं उनको कंट्रोल करके, माइनिंग पे ओवर माइनिंग करने से कंट्रोल करके भी आप लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी है जिसको परफॉर्म करके आप लैंड डिग्रेडेशन से रिमूव कर सकते हैं, मतलब इट मीन्स बचा सकते हैं अपने लैंड को। तो आप ये सारे पॉइंट बनाकर अच्छे से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक्चुअली क्या ये सैम्पल पेपर है, सेम यही क्वेश्चन नहीं आने, लेकिन हम सिर्फ क्वेश्चन का नेचर और थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अगर इस तरह के क्वेश्चन 1-2 आ भी जाए तो आप उनको एफोर्ड कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 है, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ईयर 1992। अब
ईयर 1992 में कौन सा ऐसा एक्ट आ गया जो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता था। आप देखिए कि 1992 से पहले हमारे इंडिया में थर्ड लेवल की गवर्नमेंट एग्जिस्ट तो करती थी, लेकिन प्रॉपर वे में चुनाव नहीं होते थे, इलेक्शन नहीं होते थे, और प्रॉपर वे अपने पावर को प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते थे। बट 1992 के बाद जो भी लोकल गवर्नमेंट थी उनका प्रैक्टिस मतलब प्रॉपर वे में इलेक्शन भी कराए गए, उनको पावर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर कुछ पावर उनको हैंडओवर भी किए गए, और लोकल इलेक्शन कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। इसके अलावा आपको देखेंगे कि वहां पे SC ST के लिए सीट भी रिजर्व किए गए, 1/3 सीट फॉर द वीमेन के लिए रिजर्व किया गया। बहुत सारे पॉइंट मैंने पढ़ाया अपने वीडियोस में बड़े अच्छे से इस टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हैं अगर आपको ये सारे टॉपिक कंफ्यूजन हो, ये सारे टॉपिक मैंने अपने वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं हम, डिस्क्राइब एनी 3 फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अरे भाई इसमें फेडरल फीचर्स हमने बहुत अच्छे से इसको भी डिस्क्राइब किया है। आप देखेंगे कि क्या है, आपको फेडरल के फीचर्स डिस्क्राइब करने, तो फेडरल फीचर्स इंडिया में क्या है, जैसे कि इंडिया की ही बात कर रहे हैं ना, हाँ इंडियन डेमोक्रेसी में फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। तो इंडियन डेमोक्रेसी में फेडरल फीचर्स क्या है, पावर शेयरिंग आपका, और इसको पावर शेयरिंग को सपोर्ट करता है। यहाँ देखते अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके लिए ऑलरेडी लिस्ट बना रखे हैं हमने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये भी तो एक्सप्लेन करता है हमारी फेडरल सिस्टम को। और इसके अलावा हमने देखा कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है, लिंग्विस्टिक पॉलिसी क्या है, ये सब हमने अपने इंडियन फेडरलिज्म में डिस्कस किया था आपको बहुत अच्छे से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बात करें इसमें, इमेजिन योर सेल्फ टू द XYZ, अ मेंबर ऑफ अ वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनालाइज द वे थ्रू विच योर ग्रुप प्रोवाइड लोन टू द मेंबर्स। अब देखिए क्या है कि बहुत सारे इलाकों में एक SSG का फॉर्म लाया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 15 से 20 मेंबर कलेक्ट होकर वो अपने में कुछ मनी शेयर करते, सेविंग करते। इट मीन्स 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक या इससे भी एबव वो अपना सेविंग कर सकते हैं। और इस सेविंग को करके उनको जितने भी मेंबर है, 15 से 20 मेंबर अप्रॉक्सीमेटली इसमें होते हैं, और वो किसी भी मेंबर को पैसे की जरूरत पड़ने पर उसे लोन दे सकते हैं इससे। और अगर ये सेविंग वो कंटिन्यू करते रहे हैं अगर अपने SSG ग्रुप में, तो इसके आधार पे वो लोन भी ले सकते हैं किसी भी कॉमर्शियल बैंक से। तो ये SSG ग्रुप होता है फॉर द हेल्प ऑफ पुअर्स, मतलब अगर कोई गरीब लोकलिटी एरिया है वहां पे लोग अपना SSG ग्रुप बनाकर खुद का हेल्प खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का व्यू था, तो इस पे भी आप कई पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। आप एक्सप्लेन कीजिए सस्टेनेबिलिटी कैसे इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एग्जामाइन द स्टेटमेंट, इसको एग्जामाइन करना है आपको स्टेटमेंट को। तो आप इसके बारे में आप लिख सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी का आपने टॉपिक पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, आपको बाकायदा फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक मिल जाएगा सस्टेनेबिलिटी का। इसका मतलब भी आप जानते हैं, क्लास 9th में भी आपने इसको पढ़ा है अच्छे से, तो आप लिख सकते हैं। देखिए क्या है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का थॉट ये होता है विदाउट डैमेजिंग ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब फ्यूचर नीड्स के रिसोर्स को डैमेज किए हुए प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट करें हम, उसी को सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस वे में आप डेवलपमेंट जो करते हैं उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसमें कई पॉइंट आप बनाकर इसके सपोर्ट में भी आप लिख सकते हैं आंसर अपने। और इसके बाद ये तो था हमारा सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के थे। अब सेक्शन सी पे अगर हम बात करें जिसमें 4 मार्क्स के हैं, लेकिन सेक्शन सी का जो थीम है वो इस तरह का है कि कुछ स्टेंजा दिया गया आपको और यहाँ पे उसको स्टडी करना है और उसके आधार पे 4-5 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे जिसका आंसर आपको देना है। तो देखिए ये बहुत इजी भी होगा आपके लिए और बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो। सेक्शन सी के हर एक क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स होंगे, मतलब उस स्टेंजा में 4 क्वेश्चन उससे पुटअप किए जाएंगे, उन चारों पे एक एक नंबर का होगा वो आपका। तो इसमें आप देख रहे हैं बहुत समय लग जाएगा अगर मैं इसको डिस्कस करूं, इसमें टॉपिक को पढ़ूं, तो ऐसा हम सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन है पहला, इसमें क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब अबाउट यूरोपियन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया, आप देख सकते हैं इसको जब पढ़ेंगे इस स्टेंजा को
आपको, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि ये किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। तो इसमें से मेरे हिसाब से जो है बेस्ट ऑप्शन होगा वो प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट बेनिफिट इन स्टेट एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ convene the Vienna of Congress in 1815 from the following options। इसमें से आपको देना है बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से होगा जो वियना की कांग्रेस थी, कांग्रेस इन 1800 वियना ऑफ कांग्रेस इन 1815, इसमें जो टू रीस्टोर कंजर्वेटिव रिजाइम इन यूरोप, ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की इसमें बात करें, व्हाट डिड कंजर्वेटिव फोकस ऑन एट द कांग्रेस ऑफ वियना, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक मार्क्स के। आप जब वो स्टेंजा को पूरा डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें से आपको ये आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर वो टॉपिक आपको समझ में आया। और ऐसे भी आपने ये सारे टॉपिक पढ़े, आप ही के सिलेबस से ही टॉपिक होगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होंगे टॉपिक आपके। तो इसमें ये आपका इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, टू री एस्टैब्लिश पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप, बेस्ट ऑप्शन है इसका। हाउ डिड द कांग्रेस ऑफ वियना इंश्योर पीस इन यूरोप, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये भी आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो ये इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। इसमें आप देखेंगे हम ऑप्शन ही देखते हैं, पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉल इन, और सीधी सी बात है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर के उसमें आता है, तो सेकेंडरी एंड एग्रीकल्चर इन प्राइमरी सेक्टर। अब ऑप्शन को, इसको क्वेश्चन को भी पढ़कर पहले ऑप्शन को चेकआउट कर लेंगे, तो इससे आपका टाइम बचेगा। पहले तो आप ये करेंगे कि इस क्वेश्चन को पढ़कर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको पढ़कर देखिए, अगर आपको समझ में आता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर आप ये पूरी स्टेंजा को पढ़ जाइए, क्योंकि अगर ऐसे कर लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होने से बच जाएगा। तो इस तरह ये आपका एक तरीका है जिससे टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सकता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूरी स्टेटमेंट को पढ़ जाइए, उसको थीम को समझिए, उसके आधार पे क्वेश्चन दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, आइडेंटिटी विच सेक्टर द फॉलोइंग जॉब बिलोंग टू। यहाँ दिया हुआ है गारमेंट प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है, किस सेक्टर का है। अरे गारमेंट प्रोडक्शन सेकेंडरी का पार्ट है, आपको पता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये तो आपका क्वांटियरी, देखिए क्या आपने सिर्फ 3 सेक्टर्स पढ़ा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। क्वांटिटी एक सेक्टर है जिसमें आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, तो वो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपको स्टेंजा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेंगे, 4th भी देख लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें इसमें, तो इसके नीचे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला क्वेश्चन 25 और 25 क्वेश्चन नंबर का, पीपल्स राइट टू चूज देयर ऑन रूलर्स इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहते हैं, राइट टू वोट। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हेल्प इन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे आप क्वेश्चन दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मेक गवर्नमेंट लेजिटिमेट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ऑप्शन बस लगाइए। डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी आर मोर अकाउंटेबल टू द पीपल बिकॉज दे आर, इसमें 4th ऑप्शन हो जाएगा, टेकन ऑप्शन फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। बहुत इजी क्वेश्चन ये सारे आपके लिए, अगर आपने पढ़ा है तो। अगर मेरे वीडियो भी देखे तो भी आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लेंगे, टू द पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में भी ऐसे ही ऑप्शन दिया गया है, स्टेटमेंट दिए गए और फिर उसके 4 क्वेश्चन दिए गए, आप देख लीजिएगा। और सेक्शन डी की बात करें, सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी में आपके हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, यहाँ बहुत सीरियस क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और इसमें ज़्यादातर आपको ज़्यादा पॉइंट लिखने पड़ेंगे, कम से कम 5-6 पॉइंट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, अगर पॉइंट में आप लिखते हैं तो। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डिड पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन द 19th सेंचुरी इन इंडिया, एक्सप्लेन। कैसे लोग एक तरह की जो
कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है उसको कैसे जनरेट किया 19वीं सेंचुरी में इंडिया में। यह अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि उस दौरान बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप देखेंगे एक थीम होता है, एक नारा होता है जिसके आधार पर, जैसे आप देखेंगे कि हम उस समय जो सेना होती थी जब लड़ती थी युद्ध को तो भारत माता की जय ऐसे करके वो कलेक्ट होते थे, एक दूसरे से जुड़ते थे। इसके अलावा भी हम देखते हैं ऐसे कई स्लोगन हैं, जैसे वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस तरह के कई स्लोगन हैं जो लोगों को कनेक्ट करती थी अपने आपस में और एक कॉमन आइडेंटिटी शो करती थी। और इसके अलावा भी आप देखेंगे तो जो देखेंगे हमारे इंडिया में जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट किए थे और सभी लोगों को वो हर्ट करता था, मतलब जो फॉरेन से प्रोड्यूस गुड्स आते थे उसका हमने विरोध किया था। तो इसमें सभी लोग, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई, वो कलेक्टिव रूप से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। तो ये क्या है, वो कोई भी एक प्रोस्पेक्टिव वो आइडेंटिटी होनी चाहिए जिसके आधार पे सभी लोग कलेक्ट हो जाए, कनेक्ट हो जाए, उसे ही हम उसी के आधार पे हम एक नेशन का आइडिया जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये नेशन वाला टॉपिक आप पढ़े होंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके आधार पे आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। डिस्क्राइब द, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। आप मास कम्युनिकेशन के रोल को डिस्क्राइब करना है। आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर माना जाता है भाई मास कम्युनिकेशन, इट मीन्स मीडिया फोर्थ पिलर माना जाता है आपके इंडिया में, किसी भी डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर है, क्योंकि गवर्नमेंट और पीपल के बीच में ये एक जो होता है मीडिया या मास कम्युनिकेशन, ये जो इंफॉर्मेशन होता है उसको डिलीवर करता है। ठीक है, एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट रोल है होता है मास कम्युनिकेशन का। इसके आधार पर आप बहुत सारे पॉइंट बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, सजेस्ट, इसमें एक और दिया है और करके, डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ रोडवेज। रोडवेज की क्या बेनिफिट है, या तो ये आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, इसके आधार पर इसके आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 वे टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। आप कोई सजेस्ट कीजिए या एक्सप्लेन कीजिए ऐसे 5 वे जो पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया को रिफॉर्म करता हो, जिसके आधार पर हम रिफॉर्म कर सकते हैं, वो अपने व्यू ऑफ पॉइंट से। और ये टॉपिक आप पॉलिटिकल पार्टीज वाला अगर टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसके आधार पर इसका आंसर बहुत इजी वे में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, पावर शेयरिंग इन द एसेंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एग्जामाइन द स्टेटमेंट। पावर शेयरिंग पे ऑलरेडी हमने बहुत सारा डिस्कस कर रखा है, इसके आधार पे आप इस पूरे लॉन्ग आंसर है, आराम से इस पे कई पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रीटी टर्शियरी सेक्टर इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बिल्कुल, टर्शियरी सेक्टर जो है आपका वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाता है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि आपको पता है आज की प्रेजेंट टाइम इंडियन इकोनॉमी में जो भी जीडीपी है उसमें मैक्सिमम जो रोल है वो टर्शियरी सेक्टर का, इट मीन सर्विस सेक्टर का ही है। और जबकि इसमें सर्विस सेक्टर में मिनिमम लोग इन्वॉल्व हैं कंपैरिजन टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, लेकिन जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर से ज़्यादा इनकम टर्शियरी सेक्टर की आती है, हमारे जीडीपी में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इस तरह ये हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल निभाता है आपका टर्शियरी सेक्टर। इस पर आप कई पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखेंगे आप, पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर के थ्रू। तो आप बिल्कुल अच्छे से इस टॉपिक को जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर में। ठीक है, और बिल्कुल आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल क्लियरिफाई होना चाहिए, स्पष्ट कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप गुमराह मत करिएगा प्लीज़ क्वेश्चन में, क्योंकि कोई भी टीचर जब चेकआउट करता है कॉपी को तो वो ओवरव्यू जरूर करता है क्वेश्चन को। अपने दिमाग में ये बिल्कुल मत रखिएगा टीचर आपके क्वेश्चन को रीड नहीं करता है, वो बगैर रीड किए हुए आपके क्वेश्चन को मार्किंग करता ही नहीं। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग से बिल्कुल इस बात को हटा देंगे।
नेगेटिव थिंग्स, आप पॉजिटिव वे को लेकर चलेंगे। चलिए अब इसमें ये तो था हमारा सेक्शन डी की बातें। अब सेक्शन ई में आप देखेंगे तो आपको मैप का वर्क दिया गया है। इसमें 2 क्वेश्चन पहले ही हमने बताया था हिस्ट्री से होंगे और 3 क्वेश्चन आपके होंगे ज्योग्राफी से। तो इसमें 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1927, ये लगभग मद्रास में हुआ था। आप मद्रास, उसमें जो आपको मैप मिलेगा एक इंडिया मैप, उसमें आप उसको डोनेट करना, मतलब शो करना होगा कि मद्रास में ये क्वेश्चन का आंसर है। और फिर उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया, महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट एट दिस प्लेस फॉर इंडिगो प्लांटर्स। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, स्टार्टिंग पॉइंट ही है इंडियन हिस्ट्री की कि चंपारण में, बिहार के पास जो पड़ता है, वहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स के लिए महात्मा गांधी ने वो किया था, मूवमेंट चलाया था, सत्याग्रह मूवमेंट। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म चेंज हुआ है। आपने क्वेश्चन को, पैटर्न को देखा होगा, उसके आधार पे आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर पुटअप करना है। फिर नीचे और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको ज्योग्राफी से जिनको दिखाना है। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ है, नामरू थर्मल प्लांट कहाँ है, उस साइड में आप देखेंगे। और बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चेन्नई के आसपास है। विशाखापट्टनम पोर्ट, ये आपका आंध्र प्रदेश के उस कोने में, महाराष्ट्र के पास है। और इस तरह नरौ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये देखेंगे। तो इस तरह से जो जो इसमें से मैक्सिमम आपको 3 करने थे, क्योंकि 2 आपने हिस्ट्री के कर रखे हैं, तो इसमें से 3 ही 5 ऑप्शन दिए, जिसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन को करना है। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। और मेरी ये सलाह भी है, ये मेरी राय भी है कि आप कोई भी क्वेश्चन को लीव नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मतलब आप कुछ भी उसमें कीजिए, क्वेश्चन को छोड़ना बहुत बुरी आदत है। आप, ये एकेडमिक एग्जाम है, इसका आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं है, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा। आप जो भी आंसर देंगे उस आंसर को जस्टिफाई करना अब वो टीचर का काम है कि वो कितने मार्क्स के बनते हैं, क्योंकि ये मार्किंग होती है आपके क्वेश्चन पे। तो बिल्कुल आप किसी भी क्वेश्चन को लेस मत करें, आप सभी क्वेश्चन के अटेम्प्ट को करें और अच्छे से जितना भी आपका बेस्ट हो सकता है अपना 100% देने की पूरी कोशिश करें। तो ये मेरी पूरी कोशिश रही, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन का एक मॉडल देने की कोशिश किया जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सके कि क्वेश्चन किस तरह से इस बार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं और उसी हिसाब से, उसी वे में आप अपनी प्रिपरेशन करें। तो चलिए, अगर आपको नीड्स होगी अदर सब्जेक्ट की, तो वो भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर कैसा लगा ये आपको वीडियो, बिल्कुल मुझे आप कमेंट करके बताएं। अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट में पूछें। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।